नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जब 5वें चरण में मतदान होते हुए नजर आए थे तो मतदान के अगले ही दिन सारण में एक हिंसा भड़कती हुई नजर आई थी। इस हिंसा के जरिए आरजेडी द्वारा आरोप लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जानबूझकर सारण के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और आरजेडी के 3 कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया गया। यहाँ पर गोलियां चलाई गई और एक कार्यकर्ता की जान भी चली गई, जिसके दौरान रोहिणी आचार्य अस्पताल में घायलों को देखने भी पहुंची, सारण भी पहुंची। तमाम तरीके से रोहिणी आचार्य ने जनता के साथ जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोज के द्वारा एक FIR दर्ज की गई कि रोहिणी आचार्य के जरिए ही माहौल को बिगाड़ने की पूरी साजिश रची गई थी। आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, उकसाने का काम रोहिणी आचार्य द्वारा किया गया था। उसके बाद रोहिणी आचार्य की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती गई, जब ये कहा गया कि राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को वो अपने साथ लेकर चल रही हैं, यानी कि रैलियां हो, कार्यक्रम हो, राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड सुरक्षा के तौर पर उनके काफिले के साथ नजर आए थे। लेकिन जहां रोहिणी आचार्य पर यह FIR दर्ज की गई, जहां रोहिणी आचार्य का मुद्दा उठा और सारण में हिंसा गरमाती हुई नजर आई, इस बीच में रोहिणी आचार्य पर तमाम आरोप लगाए गए। इसके बावजूद कि वो दोषी हैं या नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई हमले किए गए। लेकिन बात अगर हम आरजेडी की छोड़ दें, अगर बात हम एनडीए के सहयोगी दलों की करें, तो एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान के खाते में भी 5 सीटें आई। छठे चरण में मतदान हुआ वैशाली लोकसभा सीट पर। चिराग पासवान की प्रत्याशी वीणा देवी वहां से उतारी गई हैं, जो पहले भी वहां से चुन चुकी हैं, यहाँ पर चुनी जा चुकी हैं, सांसद हैं और एक बार फिर से मुकाबला यहाँ पर उनका होता हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं वीणा देवी ने एक बड़ा आरोप लगाया गया कि उन्हें यहाँ पर धमकाने की कोशिश की गई। वीणा देवी ने आरोप लगाया कि जब उनका काफिला जा रहा था, वहां पर वीणा देवी को रोककर उनको पिस्टल दिखाकर धमकाया गया, यहाँ तक कि मारपीट की भी कोशिश की गई। ये आरोप वीणा देवी ने मीडिया के सामने लगाया, लेकिन यहाँ पर ये दावा किया गया कि जब इस पूरे मामले की जांच होती हुई नजर आई तो वीणा देवी ही यहाँ पर झूठे करार साबित हुई। क्यों? क्योंकि वीणा देवी ने जो आरोप लगाए थे, इसमें यहाँ पर SSP द्वारा खुलासा किया गया कि जो विरोध था वो जनता द्वारा किया गया था, लेकिन जो आरोप वीणा देवी लगा रहे हैं कि पिस्टल दिखाया गया, धमकाया गया, वो सरासर गलत है। तो उससे जुड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि एनडीए करे तो सही, लेकिन अगर विपक्षी दल करे तो क्या गलत? यहाँ पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 2 पहलू नजर आते हैं। यहाँ पर रोहिणी आचार्य पर आरोप लगा दिया जाता है, जहाँ की पूरा वीडियो सामने आ जाता है। एक तरफ वीणा देवी है जिनका विरोध जनता करती है कि 5 साल कहाँ थे, यहाँ पर पैसे बांटने की भी वीडियो सामने आते हैं। उसके बाद वीणा देवी आरोप लगाती हैं कि उन्हें पिस्टल दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। तो क्या एनडीए कुछ भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है? इतना हक उन्हें क्या दे दिया गया है? देखिए, वीणा देवी की बात जाहिर बात है कि वो वैशाली से पूर्व कह सकते हैं कि मौजूदा सांसद भी हैं और इस वक्त भी प्रत्याशी हैं, और जाहिर बात है कि यहाँ पर एलजेपी में अपना हिस्सा थी, लेकिन जब एलजेपी का बंटवारा होता है तो वो एक तरीके से पशुपति पारस के पास चली जाती है। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं और चिराग पासवान को 5 सीटें मिलती हैं, फिर इस तरफ आ जाती हैं, तो आप उनके बारे में समझ सकते हैं जो राजनीतिक जो लाभ है वो किस तरह से वो लेती हुई नजर आती है। लेकिन इससे पहले ही घटना आप देखें कि गाड़ी पर जो प्रचार प्रसार कर रही थी, उस समय भी पैसे बांटने का वीडियो सामने आया था, जिसको लेकर जब चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि ऐसी चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो वीणा देवी को लेकर जाहिर बात है कि लोगों में आक्रोश तो है, क्योंकि वोट खरीदने की कोशिश वो करती हुई नजर आती है। वहीं जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया, आपने बताया कि पिस्टल दिखाने की बात कही गई, लेकिन जब उसकी जांच होती है पता लगता है कि ये जनता का विरोध है। और देखिए, गलत चीजों के साथ में अगर आप चीजों को रखेंगे तो जाहिर बात है कि जनता का आक्रोश भी आपके खिलाफ देखने को मिलेगा। कल वहां पर चुनाव हुआ, वो उनके कितना पक्ष में हुआ, कितना खिलाफ हुआ, ये 4 जून को पता लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से वीणा देवी का 5 साल का कार्यकाल रहा,
उनको ये बताना चाहिए कि भाई मैंने 5 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, बजाय इसके कि कौन मुझे क्या कह रहा है, कौन मुझे क्या नहीं कह रहा है। इसका कोई बहुत महत्व है नहीं, क्योंकि जनता अब कह सकते हैं कि नेताओं से भी हिसाब मांगने को आतुर है कि भाई 5 साल अगर हमने आपको दिए तो आपने जो वायदे हमसे किए थे उस पर कितना काम किया, ये आप हमें बताइए। लेकिन जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर आपको जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस विरोध को कहीं ना कहीं आप इस तरह से कह सकते हैं पुलिस के सामने रखते हो, लोगों के सामने रखते हो कि भाई मेरे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है, मुझे पिस्तौल दिखाई जा रही है, मुझे ऐसा किया जा रहा है। और जब जांच होती है तो उसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है वो वीणा देवी पाई जाती है। तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि एक तरफ एनडीए के जो लोग हैं वो लगातार अपनी पावर, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर रोहिणी आचार्य की बात की जाए तो जिस तरह से उनके खिलाफ मामला बना कि भाई वो मतदान केंद्र जाती हैं, भड़क जाती है हिंसा, उसके बाद वो जिम्मेदार हैं। देखिए इस पर जांच चल रही है, लेकिन पूरी गलती कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य की अगर प्रथम उसमें देखें तो नजर नहीं आती, क्योंकि जो राजीव प्रताप रूड़ी हैं वो भी कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। गोलीबारी का जवाब इस तरह की चीज जो दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि किस हल्के फुल्के ढंग से बीजेपी के नेता इस पूरे मामले को लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब बॉडीगार्ड की बारी आती है कि भाई आप जो है राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बॉडीगार्ड को आप यूज कर रहे हैं और उसके बाद 2-3 लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन वही रोहिणी आचार्य जब शांभवी चौधरी का फोटो पोस्ट करती है जिसमें कई सारे बॉडीगार्ड उनके आसपास दिखाई देते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि ये किस हक से उनको दिए गए बॉडीगार्ड हैं, क्या अशोक चौधरी उनके पिता नीतीश सरकार में मंत्री हैं, क्या इसकी एवज में उनको ये बॉडीगार्ड मिले। तो कई तरह की चीजें जहां पर अब सवाल जो एनडीए की तरफ से उठते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए भी उसमें फंसता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब आप दूसरे जवाब मांगेंगे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अभी शांभवी चौधरी कह सकते हैं कि कोई सांसद नहीं है, कोई कह सकते किसी पद पे नहीं है, तो ऐसे में उनको इस तरह की सिक्योरिटी देना अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जो एनडीए के लोग हैं, यानी कि जो कह सकते हैं जेडीयू है या बीजेपी है या उनके बाकी जो लोग हैं, वो लगातार जिस तरह से हमलावर रहते हैं आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर, लेकिन जब उनके गिरेबान में इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। तो यहाँ पर बराबरी का मामला होना चाहिए। देखिए अगर गलती रोहिणी आचार्य की तो जाहिर बात है कि उसकी जो भी सजा उनको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर एनडीए के लोग भी गलती करते हैं तो उसको छुपाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए कि भाई आप जब भी ऐसी चीजें करते हैं तो आपको भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम रोहिणी आचार्य की बात करें तो लालू प्रसाद यादव को लेकर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी दागे थे। ये कहा था कि किडनी दान की है, किडनी अपने पिता को दी है, इसलिए यहाँ पर टिकट देते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आए हैं। अगर हम सिर्फ जुबानी जंग की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए द्वारा कितने ऐसे बयान दिए गए हैं जो सरासर यहाँ पर दर्शाता है कि पूरा माहौल कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी कि अगला नंबर तेजस्वी यादव का हो सकता है, सलाखों के पीछे जा सकते हैं। पूरे लालू परिवार की बात करें, घेरने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, वो तेजस्वी यादव पर कई बड़ी बातें कह देते हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई देते हैं कि बिहार का मैं नौजवान हूँ, मैं 34 साल का हूँ, और प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। तो वो ये कहते हैं कि एक बिहारी को किसी बिना वजह सलाखों के पीछे पहुंचाना किसी के दम की बात नहीं है। ऐसी बातें तेजस्वी यादव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना कि हम जेल भिजवा देंगे, क्या ये सही नजर आता है? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी सही नजर नहीं आता। आप एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए, आपको देश को चलाना है और जाहिर बात है कि देश ने आपको चुना है, ऐसे में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, देखिए उनके पीओ को जिस तरह से तुरंत पकड़ लिया गया सिर्फ स्वाति मालीवाल के आरोप लगाने के बाद, लेकिन वही ब्रजभूषण के खिलाफ जब लड़कियां आरोप लगाती हैं, किस तरह के गंभीर आरोप लगाती हैं, आरोप तय तक हो जाते हैं, लेकिन वो शान के साथ में बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। तो सवाल उठते हैं कि कानून का आखिर इस तरह से माहौल क्यों बनाया जा रहा है? एक तरफ सिर्फ आरोप मात्र लगता है, वो सही है गलत है वो अभी जांच का विषय है, लेकिन उनको उठाकर आप जेल के अंदर बंद कर देते हो। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, कितनी सारी गवाहियां होती हैं, कितनी लड़कियों के बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर देखें तो बड़ी शान के साथ में बाहर घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है मेरे ख्याल में राजनीति के लिए, ये देश की राजनीति के लिए बहुत घातक है। अगर किसी का गुनाह है, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में है, अगर वो गुनाहगार है तो उसको सजा दी जानी चाहिए। अभी तक भी ब्रजभूषण को बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से आप देखिए सस्पेंड तक नहीं किया गया, जो ये बताता है किस तरह से दोहरा चरित्र अपने आप में निभाते हुए बीजेपी नजर आती है। यहाँ पर स्वाति मालीवाल के लिए खड़े होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन जब ब्रजभूषण की बारी आती है तो कोई भी नेता
के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। साथ में तेजस्वी का जिक्र आपने किया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, पीएम खुद कहते हैं। देखिए, इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी से बेहतर है कि आपने जो कार्य किए हैं जनता के सामने वो रखिए, और देखिए वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देश को एक दूसरे के आरोप से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि जो विकास के कार्य उनसे चलाया जा सकता है। तो ऐसे में आपको भी वो तमाम चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि 10 साल में हमने ये चीज की और आने वाले 5 साल में हम इन चीजों के ऊपर काम करें, तो शायद ज्यादा बेहतर इलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है कि इतना सब होने के बावजूद भी आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते हो, और ऐसा लगता है कि उसका कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें सिर्फ बिहार में और बिहार के तमाम राजनेताओं की, तमाम पार्टियों की, कहीं ना कहीं नजर आता है कि जुबानी जंग अब ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम किया जाएगा तो बेहतर ढंग से यहाँ पर सरकार अपनी यहाँ पर कायम रख सकते हैं। लेकिन जो सारा हिंसा का मामला उठा वैशाली में, जो वीणा देवी की बातें यहाँ पर आई, शामुवी चौधरी की बात करें, उन पर सवाल दागे गए, इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि एनडीए कहीं ना कहीं अपनी पावर बिहार में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये पावर सही तरीके से दिखाई भी जा रही है या फिर नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।